जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फिजिक्स में ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी के सिद्धांत में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हमें समझना आवश्यक है, जिनसे प्रश्न जो है अवधारणाओं से जुड़े हुए हैं और उनके अनुप्रयोग, जैसे बहुत सारे यंत्रों में किस तरह काम होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब कोई पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था को चेंज करता है तो उस समय किस तरह जो है ये गुण काम करते हैं। वाष्पन है, गलन है, हिमीकरण है, सारी चीज़ें हम जो है एक एक उदाहरण से समझेंगे और इसके बाद जो है देखेंगे कि कितने तरह के सवाल बन सकते हैं। अगर इस टॉपिक से कोई भी सवाल बने तो आप कतई गलत ना करें। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक सवाल का क्राइटेरिया है वो हम आज इस क्लास में कवर करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो हमारा टॉपिक जो होने वाला है ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी के अनुप्रयोग, उदाहरण और संबंधित प्रश्न। कितने तरह के सवाल इस टॉपिक से बन सकते हैं वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। क्लियर? अब देखिए, छोटी छोटी चीजों को देखेंगे जो इस टॉपिक से जुड़ी हुई हैं, जैसे थर्मोस्टेट। अब दोस्तों एक टर्म है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या है, किस तरह यूज होता है, इसका काम क्या है, ठीक है। थर्मोस्टेट किस तरह इस्तेमाल होता है, इसका काम क्या है, तो थर्मोस्टेट को जानेंगे। ये दोस्तों क्या है, यथेष्ट तापमान हेतु, मतलब एक निश्चित तापमान हेतु, यथेष्ट तापमान हेतु मतलब जितना तापमान चाहिए, ठीक है, तापमान को नियंत्रित या स्थिर रखने का काम करता है। तापमान को नियंत्रित अथवा स्थिर रखने का कार्य करता है। अब यहां देखिए थर्मोस्टेट, थर्मो का मतलब आपको पता ही है, स्टेट का मतलब स्टेबल, मतलब स्थायी, स्थिर, यही हुआ ना। इसके शब्द से ही आप इसका अर्थ निकाल लेंगे। तो ये क्या करता है, यथेष्ट एक निश्चित तापमान को जो है क्या करता है, नियंत्रित रखता है या स्थिर रखने का काम करता है, मतलब स्टेबल रखता है, ठीक है। ये इसका काम है, ठीक है, ये इसका काम है। इससे क्या होती है, इससे ऊर्जा की बचत होती है, ठीक है। इससे क्या होती है, ऊर्जा की बचत होती है। क्लियर हुआ? यही इसका प्रयोजन है, ठीक है। तो मेनली थर्मोस्टेट से अगर सवाल पूछे तो आप मान के चलिएगा तापमान को क्या करता है, नियंत्रित या स्थिर रखने का काम करता है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, एक निश्चित वांछित स्तर पर तापमान रखा जा सकता है इसकी मदद से, ठीक है। उदाहरण और यंत्र, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में ये इस्तेमाल होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का इस्तेमाल होता है। एक वांछित तापमान पे टेम्परेचर स्थिर या नियंत्रित रहता है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह जो है इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं
रेफ्रिजरेटर, जैसे हमको यंत्रों के बारे में देखना है, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में किस तरह काम होता है, ठीक है, हमको थोड़ा सा समझना होगा। रेफ्रिजरेटर में यह सवाल पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? क्या है? ठीक है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? ये हमारा प्रश्न है, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, हमको ये समझना होगा कि किस तरह काम करता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम समझेंगे। इसके साथ साथ प्रश्न ये पूछा गया है परीक्षा में। देखिए दोस्तों, 40 से 140 डिग्री, ठीक है, 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान में जो है क्या होता है, बैक्टीरिया उत्पन्न होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। में बैक्टीरिया उत्पन्न होने का खतरा सर्वाधिक रहता है, ठीक है। जीवाणु सबसे ज्यादा इसी टेम्परेचर में पैदा होते हैं, 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट सबसे ज्यादा अनुकूल टेम्परेचर है बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको खतरनाक, इसलिए इसको क्या कहते हैं, खतरनाक क्षेत्र, खतरनाक क्षेत्र या डेंजरस जोन, ठीक है, कहते हैं। ये 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये डेंजर जोन कहलाता है। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान उत्तम माना जाता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान उत्तम माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है, उत्तम माना जाता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान, ठीक है। अब दोस्तों ये जो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इससे कम तापमान का मतलब ये हुआ कि 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से 36 डिग्री फ़ारेनहाइट 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से 38 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये कितना सेल्सियस में होगा, ये सेल्सियस में होगा 1.7 सेंटीग्रेड, 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड से 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मान के चलिए कि ये जो है कितना होगा, 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड से 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना होगा, 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। तो अगर प्रश्न पूछेगा रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है, तो आप समझिए, आप ये तो समझ गए कि 40 डिग्री और 140 डिग्री फ़ारेनहाइट एक जो है वो है एक वर्ग क्षेत्र है, किसमें जो है बैक्टीरिया उत्पन्न होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ये डेंजरस जोन माना जाता है, खतरनाक क्षेत्र माना जाता है। तो इससे नीचे का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान या इससे नीचे का जो तापमान है वो बेस्ट होता है, वो क्या होता है 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से 38 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम इसको सेल्सियस में समझेंगे तो क्या होगा,
1.7 डिग्री सेल्सियस से लेके 3.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये पूरी बात हुई। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। ये महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न के लिहाज से जो है, चूंकि अप्लाइड सवाल आते हैं दोस्तों तो रेफ्रिजरेटर वगैरह से सवाल पूछ देता है। ठीक है, आधुनिक यंत्र है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरह जो है हमारा एक सवाल हुआ। अब दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो क्या है, जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, ठीक है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, ठीक है, जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर। परंतु इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई पे क्या असर होगा यही हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, अप्रभावित रहती है। दूसरा घटती है। तीसरा बढ़ती है। और चौथा अव्यवस्थित होती है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, चारों में क्या होगा, सी होगा। ठीक है, क्या होगा, सी या तीसरा बढ़ती है। ठीक है, क्या होती है, बढ़ती है। तो शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाएगी तो लंबाई तो बढ़ेगी, क्या होगा, चौड़ाई भी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसके कंडीशन में, चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर जल में नमक मिलाया जाए तो क्या होगा, इस प्रयोग को हम समझेंगे। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न बनेंगे वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम टॉपिक समझते हैं। जल में नमक जैसी कोई अशुद्धि अगर आप मिला दें तो क्या कंडीशन होगी। जल में नमक, साल्ट जो होता है अशुद्धि होता है, तो जल में नमक जैसी अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है, पॉइंट शुड बी नोटेड, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जल में जब नमक जैसी कोई भी अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए अगर हम इंप्यूरिटीज मिलाएंगे, अशुद्धि मतलब इंप्यूरिटीज, तो अगर दोस्तों इनको मिलाने से क्या होता है, अशुद्धियों को इंप्यूरिटीज कहते हैं, इंप्यूरिटीज। अब दोस्तों क्वथनांक पे तो असर पड़ा कि क्या असर पड़ा, क्वथनांक पे क्या हुआ, ये बढ़ जाता है। दूसरी तरफ बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत व्यवहारिक जो है ये टॉपिक है, आप समझिएगा, प्रश्न इससे कई बार पूछा है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वथनांक तो बढ़ा, गलनांक क्या होगा, चलिए गलनांक क्या होगा दोस्तों, इंप्यूरिटीज मिलाने से,
गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, गलनांक कम हो जाएगा, जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा जब हम साल्ट जैसी इंप्योरिटीज मिलाते हैं, और क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, 0 डिग्री पर जो है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? पिघलती बर्फ में, बर्फ क्या है? ठोस है, पिघलती हुई बर्फ में, अब देखिए ठोस जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है। 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री गलनांक भी है और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट भी वही है। ठीक है, उसके नीचे पानी फ्रीज होने लगता है, उससे टेम्परेचर बढ़ने पे बर्फ गलने लगती है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हिमांक भी है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट भी है, और क्या है? ये क्या है? पिघल भी रहा है, तो ये गलनांक भी है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी है। तो कहने का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलती बर्फ में अगर कुछ नमक या शोरा मिला दिया जाए, कुछ नमक या शोरा मिला दिया जाए, तब क्या होगा? बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घटके बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर कितना हो जाता है? -22 डिग्री हो जाता है, -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, बर्फ को बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? उसमें क्या मिलाया जाता है? बर्फ में क्या मिलाया जाता है? नमक या शोरा जैसी कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, कुछ इंप्योरिटीज मिलाई जाती हैं, जिससे क्या होता है? जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ का गलनांक है, वो गलनांक कितना चला जाता है? कम होकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड, -22 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हुआ? ये कहने का मतलब है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बढ़ जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, इसी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं कि इस कंडीशन में मेल्टिंग पॉइंट कम होगा या अधिक होगा, या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा या अधिक होगा। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ? अब दोस्तों, आपको ऊष्मा के सिद्धांत में ये देखना है सफेद रंग और काले रंग के बारे में। सफेद रंग और काला रंग। ठीक है दोस्तों, काला रंग जो होता है ऊपर से पड़ने वाली ऊष्मा को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है। ऊपर से पड़ने वाली ऊष्मा को सबसे ज्यादा किसी भी रंग से ज्यादा अवशोषित करता है। ठीक है, अब इसी तरह सफेद रंग क्या करता है? ऊष्मा को परिवर्तित, ठीक है, ऊष्मा को परावर्तित, ठीक है, परावर्तित करने की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। अब यहां देखिए, और सारे रंग इसके बीच में हैं। सफेद रंग जो होता है ऊष्मा को सबसे अधिक परावर्तित करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा परावर्तन होता है सफेद रंग से। और काले रंग को क्या करता है? ये काला रंग सबसे ज्यादा ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है या
अवशोषित करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि सफेद रंग क्या करता है, ये ऊष्मा को परावर्तित करने की सबसे अधिक क्षमता रखता है, और काला रंग जो होता है यह ऊष्मा को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसी गुण की वजह से दोस्तों क्या होता है, गर्मियों में हम सफेद कपड़ा पहनते हैं ताकि कम से कम ऊष्मा अवशोषित हो और हमें गर्मी कम लगे। सर्दियों में इसके विपरीत करते हैं, या तो हम काले रंग के कपड़े पहनते हैं या फिर गाढ़े रंग के। ठीक है, अगर सफेद और काला नहीं तो हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं, काले या गाढ़े रंग के कपड़े अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए इनका चुनाव मौसम के हिसाब से किया जाता है। चलिए ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये समझना आपके लिए आवश्यक है। चलिए आइए देखते हैं। हवा का तापमान अगर बढ़ता है तो जलवाष्प जो होती है, वेपर जो होती है, उसके साथ क्या होता है, यदि हवा का तापमान बढ़े, हवा का तापमान बढ़ता है, ठीक है, अगर हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, वो बढ़ती है। ठीक है, हवा का तापमान बढ़ेगा तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। अगर तापमान घटेगा या आर्द्रता होगी तो उस समय जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, घटेगी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। ठीक है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा जब रात में हवा बहुत तेज चलती है तो ओस नहीं बनती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हवा तेज चलने से क्या होता है दोस्तों, वाष्पीकरण की दर क्या होती है, तेज होती है। जैसे मान लीजिए वातावरण में नमी है, ठीक है, वायुमंडल में जलवाष्प काफी ज्यादा है, नमी है। आप कपड़े को जो है बरसात में क्या करते हैं, अपने रूम में कपड़ों को टांग देते हैं, और फैन जब तेजी से चलता है, मतलब हवा तेजी से चलती है, तो क्या होता है, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, कैसे, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। जैसे कपड़े हैं, अब मान लीजिए इसमें नमी है या जल की बूंदें हैं, अब ये जल की बूंद जब वाष्पीकरण इनका होता है तो एक टाइम आएगा जब वाष्पीकरण होते होते इस लेयर में क्या होगा, बहुत सारी जलवाष्प की बूंदें भर जाएंगी, बहुत सारी जलवाष्प की बूंदें भर जाएंगी। उसके बाद वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। अब मान लीजिए पंखे की जो हवा क्या करती है दोस्तों, पंखे की जो हवा जो है इस लेयर को हवा हटाती रहती है। जब ये लेयर को हटा देगी तो फिर ये फ्रेश एयर हो जाएगी, तब इस कपड़े से जो है वाष्पीकरण और तेजी से होने लगेगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी काम करता है। तेज हवा जो है जब रात्रि में चलती है तो ओस की बूंद कैसे बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि जब तेज हवा चलेगी तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगी, तो जो जल की बूंदें हैं वो ओस नहीं बन पाती, वो क्या होती है, वाष्पीकृत हो जाती हैं। ठीक है, वो क्या होती है, वाष्पीकृत हो जाती है। चलिए क्लियर। अब दोस्तों देखिए, ठीक है, एयर कंडीशनर और एयर कूलर, एयर कंडीशनर और एयर कूलर, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं,
दोनों दोनों क्या करते हैं, दोनों तापमान नियंत्रित करते हैं, ठीक है, दोनों तापमान नियंत्रित करते हैं और क्या करते हैं, वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, वायु की गति को नियंत्रित करते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। एयर कंडीशन क्या करता है, आर्द्रता को नियंत्रित करता है। देखिए इसमें कुछ अंतर भी है, कुछ समानता है। जो एसी होता है, एयर कंडीशनर होता है और एयर कूलर होता है, इसमें दो चीज कॉमन है, तापमान दोनों नियंत्रित करते हैं, वायु की गति को दोनों नियंत्रित करते हैं। अब एयर कंडीशनर क्या अलग करता है, एयर कंडीशनर आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है, नमी को, आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा जब गर्मी लगभग जो है अप्रैल मई खत्म होने वाली होती है, जून आता है, तो जून और जुलाई के महीने में जब बरसात का समय होता है, मानसून में होता है, तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। उस समय क्या होता है, जो कूलर होता है, जो यहाँ पर एयर कूलर है, एयर कूलर ठीक से काम नहीं करता, ये आर्द्रता को नियंत्रित नहीं कर पाता, जबकि एयर कंडीशन आर्द्रता को नियंत्रित करता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, एयर कूलर जो होता है वो क्या करता है, वाष्पीकरण के माध्यम से ठंडा करता है पानी को, कूलर की बॉडी को। अब वाष्पीकरण की गति क्या होगी, दर क्या होगी, कम हो जाएगी। जब वायुमंडल में नमी बढ़ जाएगी, आर्द्रता बढ़ जाएगी, तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में जलवाष्प पहले से ही संतृप्त है। तो जब और वाष्पीकरण नहीं होगा, तो गुप्त उष्मा वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है कि वाष्पीकरण के लिए जल के और कणों और कूलर पे जो घास लगी होती है, जो उसकी बॉडी होती है, वो क्या करती है, अपनी गुप्त उष्मा त्याग के जो है उन बूंदों को, जल की बूंदों को देती है, जो वाष्पीकरण होता है जिनका। तो इस क्रम में जो त्यागती है गुप्त उष्मा, वो ठंडा करती हैं, जल को ठंडा कर देती हैं, घास को ठंडा कर देती हैं। तो कहने का मतलब वो चीज नहीं हो पाती एयर कूलर के साथ, तो ये आर्द्रता को नियंत्रित नहीं कर पाता। ये जो है आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है एयर कूलर, जबकि एयर कंडीशनर क्या करता है, आर्द्रता को नियंत्रित करता है। ठीक है, मशीन है, वो अपने कॉन्सेप्ट से काम करता है, जिस तरह जो है आर्द्रता को नियंत्रित किया जाता है। चलिए ठीक है, क्लियर हुआ। डेजर्ट कूलर जो एयर कूलर है दोस्तों, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आधारित है पानी के वाष्पीकरण द्वारा, पानी के वाष्पीकरण द्वारा शीतलन पर, इस सिद्धांत पर आधारित है कि वाष्पीकरण होगा और फिर उसकी वजह से शीतलन होगा। ठीक है, अब एयर कंडीशन में क्या होता है, एयर कंडीशनर में प्रयोग होती है, एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है, कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, जो उसके अंदर भरी जाती है, कंप्रेस्ड गैस होती है। वो कैसी गैस होती है, संपीड़ित गैस प्रयुक्त होती है, जिससे कमरे या अन्य स्थान को ठंडा किया जाता है, अन्य स्थान को ठंडा किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए दोस्तों, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ा जाए।
अब हम इसी तरह से देखेंगे दोस्तों किस चीज को, किसी बोतल में अगर पानी भरा जाए, ठीक है, बोतल में अगर पानी भरा जाए, बोतल में पानी भरा जाए, तो अगर वो जम दिया जाए, अगर वो जमने दिया जाए और उसे जमने दिया जाए, जमने दिया जाए, तो बोतल क्या होती है, टूट जाती है, बोतल टूट जाती है। ठीक है, ये समझने की बात है दोस्तों। यहां से प्रश्न बनते हैं, ऐसा क्यों होता है। पानी जो होता है दोस्तों, जमने पर फैलता है, मतलब इसका क्या हुआ कि बर्फ का आयतन अधिक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि बर्फ का आयतन अधिक होता है, ठीक है, पानी के आयतन से। उसी बोतल में, उसी साइज की बोतल में उतना ही पानी भरा जाता है, लेकिन फ्रीज होने के बाद, ठंडा होने के बाद बर्फ के रूप में उसका आयतन बढ़ जाता है। अब बोतल का साइज तो बढ़ेगा नहीं, जाहिर सी बात है, बोतल एक्सपैंड हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, बोतल क्या होती है दोस्तों, टूट जाती है। चलिए, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब देखिए दोस्तों, शीत प्रकोष्ठ जो होता है, शीत प्रकोष्ठ या कोल्ड स्टोरेज, या कोल्ड स्टोरेज, शीत प्रकोष्ठ या कोल्ड स्टोरेज, तो इसमें जो स्टोर रखे जाते हैं, भंडारित फल होते हैं, भंडारित फल होते हैं, भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, अधिक समय तक चलते हैं। ठीक है, अधिक समय तक वो चलते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि कटाई के बाद भी फल श्वसन करते हैं, कटाई के बाद भी फल क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है, कटाई हो गई तो फल श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। ठीक है, अब श्वसन की दर जितनी अधिक होगी, फलों के पकने की दर भी अधिक होगी और उनके खराब होने की दर भी अधिक होगी। ठीक है, दोनों चीज ज्यादा होगी। अब क्या होता है, शीत प्रकोष्ठ में कम ऑक्सीजन होती है और कम होती है, आते हैं और खराब नहीं होते। तो ये व्यवहारिक उदाहरण है, इससे सवाल पूछते हैं। जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये अप्लाइड साइंस है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो आप इनके कॉन्सेप्ट को जरूर समझें और इनसे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करें। तो इसी के साथ दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।